एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में ही एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की क्लासिफिकेशंस देख लिए थे। और एंटी माइक्रोबियल अगर एजेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे तो उनमें कौन से प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती है वो हमने देख लिया था। अब हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की जो ड्रग्स है, मींस जो भी ड्रग्स है एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट करके एक्ट करते हैं, वो सारे ड्रग के क्लासिफिकेशंस वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स जो है वो डिस्कवर हुआ था बाय अ साइंटिस्ट विच इज़ कॉल्ड एज डोमैक फ्रॉम प्रोंटोसिल रेड डाई। ठीक है। अभी जो डोमैक साइंटिस्ट है ये मॉडर्न एरा में क्या कर रहे थे, ये प्रोंटोसिल रेड डाई पे टेस्टिंग कर रहे थे और टेस्टिंग से उन्हें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है प्रोंटोसिल रेड डाई की वो पता चली। अब प्रोंटोसिल रेड डाई की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी क्यों थी? क्योंकि उसमें सल्फोनामाइड मॉइटी जो है वो प्रेजेंट थी। तो अब क्या हो रहा था कि बाहर मतलब इन विट्रो ये जो प्रोंटोसिल रेड डाई है वो कोई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो शो नहीं कर रहा था। बट जैसे ही कोई पेशेंट है उसे इन वीवो लिया, मीन्स कोई पेशेंट को उसे एज एन ड्रग दिया हमने, तो उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी आ रही थी। मीन्स इन वीवो जो सल्फोनामाइड जो ये मॉइटी है ये कन्वर्ट हो रही थी सल्फोनामाइड्स एंड अदर मॉइटी में, जिसकी वजह से जो सल्फोनामाइड माइड की जो एक्टिविटी है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो शो हो रही थी। ठीक है। फिर है क्लासिफिकेशंस ऑफ सल्फोनामाइड्स। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ सल्फोनामाइड्स किसके अकॉर्डिंग हमने किया है? अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मीन्स कितने टाइम के लिए वो एक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने सल्फोनामाइड्स को डिवाइड किया है। सल्फोनामाइड्स को कितने इसमें डिवाइड किया है? तो फर्स्ट इज शॉर्ट एक्टिंग जो कि 4 से 8 आवर्स के लिए होगा। दैट सेकेंड इज इंटरमीडिएट एक्टिंग, थर्ड इज लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है। जो शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स है उसके एग्जाम्पल्स है सल्फा डायाजीन्स, सल्फा एसोक्साजोल, सल्फा एसीटिनिन। ये सल्फा एसीटिन जो है शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स है। ठीक है। उसके बाद में है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में जो एग्जांपल है वो है सल्फा मेथोक्साजोल। अब ये सल्फा मेथोक्साजोल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं ट्राइमेथोप्रेम से मिलती है, और ट्राइमेथोप्रेम से मिलती है इसलिए हमने इसका कॉम्बिनेशन भी प्रिपेयर किया है जो कि हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। फिर है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स का एग्जांपल है सल्फाडॉक्सिन जो कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड है। फिर है सल्फा मिथोपायराजिन। फिर है सल्फा डायामिथोक्सिन। ये सारे जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स है और सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो सल्फाडॉक्सिन का है। ठीक है। अभी कुछ जो सल्फोनामाइड्स है वो हम ट्रॉपिकली भी देते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर सल्फाडायाजिन, इसका हमने ट्रॉपिकल प्रिपरेशन प्रिपेयर किया है जिसको हम जनरली बर्न कंडीशन में देते हैं। अब बर्न कंडीशन कौन सा? सुपरफिशियल बर्न्स। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इंटरनल या डीप ब्लीडिंग हो रही है और उस कंडीशन में हमने ये दिया तो ऑलरेडी और ज़्यादा सीवियर पेन होगा पेशेंट को, तो सिर्फ सुपरफिशियल जो बर्न कंडीशन होती है उनमें हम लोग सिल्वर सल्फाडायाजिन्स देते हैं। एंड मेफेनाइड जो कि अटिपिकल सल्फोनामाइड है और इसे भी हम लोग जनरली ट्रॉपिकली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देन यूजेस में आते हैं, बर्निंग कंडीशन में हम लोग ट्रॉपिकली इसे यूज़ कर सकते हैं एज एन प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर सल्फाडायाजिन्स। ठीक है। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए हम लोग शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स यूज़ करते हैं। फिर है ट्राइकोमा एंड इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। इन कंडीशंस में हम लोग जो सल्फोनामाइड्स है उनके आई ड्रॉप प्रिपरेशंस बनाते हैं जिसके वजह से जो कंजक्टिवाइटिस कंडीशन है वो ट्रीट हो सके। तो इसके लिए जो हम लोग सल्फोनामाइड्स यूज़ करते हैं वो है सल्फा एसिटामाइड सोडियम। इसका प्रिपरेशन बना के एज एन आई ड्रॉप हम लोग इसे यूज़ करते हैं। मलेरिया कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग सल्फोनामाइड्स यूज़ कर सकते हैं, बट कौन से? लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। फिर है अल्सरेटिव कोलिटिस, इसके लिए भी हम सल्फा सलाजिन जो है वो यूज़ करते हैं एज एन जो सल्फोनामाइड है सल्फा सलाजिन करके। उसके बाद में है इन टॉक्सोप्लाज्मोसिस कंडीशन। तो ये जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस कंडीशन है इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हम लोग सल्फोनामाइड्स जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद में अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ सल्फोनामाइड्स। अब सल्फोनामाइड्स कैसे एक्ट करते हैं? ठीक है। सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? कोई भी बैक्टीरिया को इनहिबिट करने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया स्टैटिक इफेक्ट ही होगा। ठीक है। यहाँ पे सल्फोनामाइड्स का तो यहाँ पे जो पाबा है, पाबा प्लस डाईहाइड्रोटेरिडीन, तो पाबा और डाईहाइड्रोटेरिडीन क्या बनाता है? डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोटेरॉइड सिंथेस। ठीक है। ये एंजाइम्स के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड जो है ये फॉर्म करता है। अब ये जो डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड है ये फॉर्म करता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। अब ये जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस एंजाइम। ठीक है। अभी
ये पर्टिकुलरली सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो है, ये जो साइकिल है पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब सल्फोनामाइड्स क्या करता है, एक तो पाबा के साथ कॉम्पीट करता है, ठीक है। पाबा अगर सपोज फॉर एग्जांपल पाबा ही यहाँ पे नहीं रहा तो आगे की साइकिल ही कैसे होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है सल्फोनामाइड्स, ये कॉम्पिटिशन करता है पाबा के साथ, कॉम्पिटिटिवली इसे रिप्लेस करता है सल्फोनामाइड, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फोनामाइड खुद अटैच होगा तो आगे की साइकिल वैसे ही ख़त्म हो जाएगी और एंटी माइक्रोबियल एक्शन जो है वो मिल जाएगा हमें। उसके बाद में चलो अगर ये कॉम्पिटिशन नहीं हुआ इन केस, तो ये क्या करता है, डाईहाइड्रोटेरॉइड सिंथेज एंजाइम जो है उसे इनिबिट करता है। अब ये डाईहाइड्रोटेरॉइड सिंथेज एंजाइम को अगर इनिबिट करेगा तो डाईहाइड्रोटेरॉइक एसिड जो है वही फॉर्म नहीं होगा। अब डाईहाइड्रोटेरॉइक एसिड भी फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद आगे की पूरी स्टेप खत्म, इसके आगे की भी पूरी स्टेप, मतलब यहाँ पे फिर जो सिंथेसिस होगा आगे, जो फोलिक एसिड बन के जो डीएनए आरएनए का सिंथेसिस होता है वो भी स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे अगर साइकिल स्टॉप हो गई तो, ठीक है। बाय चांस अगर यहाँ पे भी साइकिल स्टॉप नहीं होती है तो वो क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज एंजाइम जो है उसे इनिबिट करता है। अब ये जो डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज एंजाइम अगर ये इनिबिट हो गया तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो बनेगा नहीं। अगर ये नहीं बनेगा तो इसके आगे जो हमारा साइकिल होने वाला है वो भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे क्या होता है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं जनरली। फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड के साथ हम लोग ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन देते हैं जिसको हम लोग को ट्रिमोक्साजोल बोलते हैं। इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमने ट्राइमेथोप्रिम दिया है, ठीक है, तो ट्राइमेथोप्रिम क्या करता है, जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड अगर बन गया बाई चांस, तो अगर इनकेस ये बन गया है तो इसको जो कन्वर्ट करता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ये जो है ये होता है हमारा मटेरियल जो यूज़ होने वाला है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। तो अगर हमने इसको फॉर्म करने वाला एंजाइम है अगर इसे ही इनिबिट कर दिया, इसे फॉर्म करने वाला एंजाइम कौन सा है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। तो ट्राइमेथोप्रिम या पायरामिथामिन जो है ये क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करता है। अगर ये इनिबिट हो गया तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड ही फॉर्म नहीं होगा, और अगर ये फॉर्म नहीं होगा तो आगे जो प्यूरिन्स अमाइनो एसिड्स पायरिमिडिन्स का सिंथेसिस है ये स्टॉप हो जाएगा एंड अल्टीमेटली डीएनए आरएनए जो है वो सिंथेसाइज नहीं होंगे एंड सेल डेथ जो है वो होनी ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्राइमेथोप्रिम एंड पायरेमिथामिन है वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्शन स्टॉप करते हैं बाय इनिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम दैट इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। अब ये जो साइकिल है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होती है और ह्यूमंस में भी होती है, ठीक है। तो अब जो ट्राइमेथोप्रिम है इसकी जो एफिनिटी है फॉर द ह्यूमन डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, तो जो ह्यूमन की डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है उसके लिए इसकी जो एफिनिटी है वो 50,000 टाइम्स लेस है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सल्फोनामाइड्स की तो कोई यही नहीं है क्योंकि साइकिल जो है सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमेथोप्रिम का, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेस। अभी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि सिर्फ बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होता है सल्फोनामाइड्स का, ठीक है। स्टैटिक मीन्स सिर्फ इनिबिट करेंगे ग्रोथ को, किल नहीं करने वाले, साइडल एक्टिविटी नहीं शो करते हैं, ठीक है। और अभी क्या हो गया, अगर पाबा का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, मतलब मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ पे जो सल्फोनामाइड्स है ये पाबा के साथ कॉम्पीट करता है, ठीक है। तो अगर पाबा का कॉन्सेंट्रेशन इन केस हाई है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, मीन्स इन केस जो कंडीशन है वो वर्सन हो चुकी है या पाबा का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलरेडी हाई है, तो उस कंडीशन में सल्फोनामाइड्स पाबा के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब पाबा के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता है मतलब उसकी एफिनिटी ही लेस हो जाती है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाबा के, और वो पस सेल में भी, मतलब जो पस सेल्स होते हैं ना हमारे, उसमें भी ज़्यादा एफिनिटी शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पस सेल में पाबा की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी हाई होती है, मीन्स कॉम्पिटिटिवली वो बाइंड नहीं कर सकता है, बट जो हमारे डिफरेंट एंजाइम्स हैं उन्हें इनिबिट करके डाईहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट कर सकता है। सल्फोनामाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करता है, तो हम क्या करते हैं, ट्राइमेथोप्रिम के साथ कॉम्बिनेशन में उसे देते हैं एंड उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग को ट्रिमोक्साजोल बोलते हैं। इसका बैक्टीरियोसाइडल एक्शन है, ठीक है, इसका बैक्टीरियोसाइडल एक्शन है, मीन्स इसका किलिंग एक्शन है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इसके बहुत सारे
यूजेस होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, तो हम इसे आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? क्रिस्टलोयूरिया, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो सोल्युबिलिटी है सल्फोनामाइड्स की वो ज़्यादा है अल्कलाइन पीएच में, बट जब हम सबको पता है हमारा यूरिन का पीएच अप्रॉक्स एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो सल्फोनामाइड्स है उनका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है, मीन्स वो सल्फोनामाइड्स जो है वो प्रेसिपिटेट होते हैं, और प्रेसिपिटेट होने के कारण जो है वो सीवियर पेन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्रिस्टलोयूरिया बोलते हैं, जहाँ पे सल्फोनामाइड्स की जो सोल्युबिलिटी है वो अल्कलाइन पीएच में ज़्यादा होने के कारण जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है, जहाँ पे जो पीएच है वो एसिडिक होने के कारण उनका जो प्रेसिपिटेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में इसका सोल्यूशन क्या है कि एक तो फ्लूइड इंटेक बढ़ा दो, कोई भी पेशेंट को जिसको सल्फोनामाइड्स दिया है उसका फ्लूइड इंटेक बढ़ा दो, ठीक है। और दूसरा है उसे अल्कलाइजर्स दो। अल्कलाइजर्स दो मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट दो, ठीक है। अल्कलाइजेशन बढ़ा दो बॉडी का। उसके बाद में है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो हमने आगे ही पढ़ चुकी है, मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड देखा था जब एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी से। तो स्टीव जॉनसन सिंड्रोम, ये भी आप सबको अच्छे से याद होगा। स्टीव जॉनसन सिंड्रोम्स हो गए। फिर है एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस। एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस मीन्स लेयर बाय लेयर जो है वो स्किन जो है वो निकलती जाती है इस कंडीशन में। फिर है हेपेटाइटिस कंडीशन जो है वो आ सकती है इस सल्फोनामाइड्स के एडवर्स इफेक्ट में। फिर है कर्निक टेरेस। कर्निक टेरेस मतलब क्या होता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, अगर हमने इन्फेंट्स को सल्फोनामाइड्स दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन इन जनरल कंडीशंस में अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होता है, और अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होने के कारण नॉर्मल कंडीशन हो गई, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जो बिलीरुबिन है वो अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड है। बट अगर जब हमने सल्फोनामाइड्स दिया इन्फेंट्स को, तो जो सल्फोनामाइड्स है वो बिलीरुबिन के साथ कॉम्पिटिशन शो करता है। कॉम्पिटिशन शो करता है इसका मतलब क्या होता है कि जो बिलीरुबिन अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो चुका है, उस बाइंडिंग को वो कॉम्पीट करता है और सल्फोनामाइड खुद अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो बिलीरुबिन है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये फ्री फॉर्म में जो प्रेजेंट है ये अल्ब्यूमिन, फ्री फॉर्म प्रेजेंट अल्ब्यूमिन, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, किसमें? इन्फेंट्स में। अब अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पास करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइपर बिलीरुबिनिया जो कंडीशन है वो डेवलप होती है, ठीक है। हाइपर बिलीरुबिनिया कंडीशन जो है वो डेवलप होती है, जिससे ही हम लोग कर्निक टेरेस बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला एडवर्स इफेक्ट जो है वो है हीमोलिसिस इन इंडिविजुअल विथ G6PD डेफिशिएंसीज। ये पर्टिकुलरली एक एंजाइम होता है। अगर इस एंजाइम अगर कोई ह्यूमन बींग इस एंजाइम को डेफिशिएट है, तो उस कंडीशन में अगर हमने किसी को सल्फोनामाइड्स दिया तो वो हीमोलिसिस जो है वो कॉज कर सकती है, ठीक है। हीमोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ द RBCs। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ सल्फोनामाइड्स। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ सल्फोनामाइड्स क्या हो सकते हैं? न्यूबॉर्न्स अगर इन्फेंट्स में अगर हमने दिया तो वही हम कर्निक टेरेस जो हमने लास्ट इसमें देखा वो हो सकता है न्यूबॉर्न्स को, तो हम उसे तो उस कंडीशन में सल्फोनामाइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। और अगर कोई पेशेंट है जिसमें G6PD डेफिशिएंसी है, वो एंजाइम की G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन में वो हीमोलिसिस कॉज कर सकता है, ठीक है। हीमोलिसिस कॉज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हीमोलिसिस कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे पेशेंट में नहीं देंगे अगर किसी पेशेंट में G6PD डेफिशिएंसी है। प्रेग्नेंट वुमेन में ऑफकोर्स, क्योंकि फिटस एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकता है। और अगर कोई पेशेंट है जो मेथामीन ले रहा है फॉर UTI इन्फेक्शंस, तो उस कंडीशन में भी हम सल्फोनामाइड्स नहीं देते हैं, ठीक है।